अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी डिस्कशन होगी चैप्टर नंबर 22 ऑफ योर सेकेंड ईयर बायोलॉजी, दैट इज़ इनहेरिटेंस, एंड दिस इज़ अबाउट द फिफ्थ लेक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। इस चैप्टर में हमने पहले क्या डिस्कशन की, हमारी बैकग्राउंड डिस्कशन थी ऑन व्हाट इज़ इनहेरिटेंस, व्हाट इज़ वेरिएशन, व्हाट इज़ हेरिडिटी, व्हाट इज़ जेनेटिक्स, कोई चीज़ किस तरह से पास ऑन होती है, कोई कैरेक्टर किस तरह से पास ऑन होता है, हु वाज मेंडल, व्हाट वाज मेंडल्स कंट्रीब्यूशन, किस चीज़ किस वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म पे उसने काम किया, क्या काम किए, फिर मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या था, उससे हमें क्या पता चला, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या था, उससे हमें क्या पता चला। देन मेंडल गेव टू लॉज ऑफ inheritance, two laws of heredity. The first one was law of segregation, कि जो सारे जीन्स होते हैं उनके जो अलील्स होते हैं, जब गमीट्स बनते हैं तो एक जीन, अगर दो अलील्स हैं तो एक माँ से आएगा और एक बाप से आएगा, और वो सेपरेट होके ट्रांसफ़र होते हैं। और एक लॉ था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है? इंडिपेंडेंट मतलब किसी चीज़ के अंडर इन्फ्लुएंस, किसी पे डिपेंड हुए बगैर क्या करना, असॉर्ट होना या असेंबल होना, अरेंज होना। तो किसी चीज़ पे डिपेंड किए बगैर अरेंज होने को हम कहेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक हो गया। अब इसमें क्या है, किस चीज़ को किससे किए बगैर, जैसे अगर हम दो कैरेक्टर्स को डिस्कस करें कि सीड कलर और सीड शेप, ठीक है, सीड कलर या तो ग्रीन हो सकता है किसी का या येलो हो सकता है, और सीड शेप क्या हो सकती है, या राउंड हो सकती है या रिंकल्ड। तो येलो सीड का शेप एक अलग जीन से कंट्रोल होता है और सीड का कलर एक अलग जीन से कंट्रोल होता है। वो दोनों जीन्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि अगर सीड का कलर रिसेसिव वाला होगा तो सीड की शेप भी रिसेसिव जीन वाली होगी। नो, ज़रूरी नहीं हो सकता इसमें से रिसेसिव टाइप हो, यानी कि सीड का कलर कौन सा रिसेसिव है, जो आपका ग्रीन कलर है, तो हो सकता है यहाँ से रिसेसिव हो, मगर शेप डोमिनेंट शेप कौन सी है, राउंड हो जाए। ठीक है, हो सकता है ये दोनों साइड से डोमिनेंट आ जाए। तो कोई दो जीन्स, तीन जीन्स, चार जीन्स, सारी जीन्स जो होती हैं उनकी असॉर्टमेंट, उनके अलील्स की असॉर्टमेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स की एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती, इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से। इसका सीड कलर का सीड शेप से कोई ताल्लुक नहीं है, इसकी अलग जीन है, इसकी अलग जीन है। ठीक है, तो एक प्लांट, एक जो सीड है वो ग्रीन और राउंड भी हो सकता है, वो येलो और राउंड भी हो सकता है, वो ग्रीन और रिंकल्ड भी हो सकता है, वो येलो और रिंकल्ड भी हो सकता है। ठीक, तो जैसे अगर हम आई कलर की बात करें, ह्यूमन का जो आई कलर की जीन है उसके लिए ब्लू अगर रिसेसिव है और ब्लैक डोमिनेंट है, ठीक है, और स्किन कलर जो है उसमें वाइट कलर की जीन रिसेसिव है और ब्लैक कलर की जो डार्क कलर है उसकी अगर डोमिनेंट है। ये सिर्फ एक फर्जी एग्जांपल दे रही हूँ, क्योंकि स्किन कलर की एक डिफरेंट टाइप की जीन्स होती हैं, पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो अब क्या है कि ब्लू इज़ रिसेसिव, वाइट इज़ रिसेसिव, ब्लैक इज़ डोमिनेंट एंड डार्क कलर इज़ डोमिनेंट। लेकिन कुछ डार्क लोगों की ब्लू आई कलर हो सकता है, कुछ वाइट लोगों की आंखें काली हो सकती हैं। तो ये जो कैरेक्टर्स हैं, इनकी जो जीन्स हुई, उनकी जो जीन्स थी, इनकी असॉर्टमेंट इंडिपेंडेंटली हुई। आई कलर ने स्किन कलर वाली जीन को इन्फ्लुएंस नहीं किया। हर जीन 10 करोड़ जितनी 10 हज़ारों जीन्स होंगी आपकी बॉडी में हर चीज़ के लिए, कि ये वाली प्रोटीन कितनी होगी, ये एंजाइम कितना होगा, ये फिजिकल फीचर कैसा होगा, उसको कोड करने वाली हर जीन जब माँ से बच्चे में गैमीट्स के माँ से और बाप से बच्चे में आती हैं गैमीट्स के थ्रू, तो उनकी असॉर्टमेंट, उनकी सेटिंग, उनकी अरेंजमेंट इंडिपेंडेंटली हुई होती है। ये हमने डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम क्या है, RH ब्लड ग्रुप क्या है, को डोमिनेंस, पार्शियल डोमिनेंस, इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमने ये बियो ब्लड ग्रुप सिस्टम देखा, फिर हमने कल एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस पे डिस्कशन की। अच्छा, नाउ वी विल डिस्कस पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस एंड एपिस्टेसिस। पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस एंड स्टेसिस। ठीक है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पे पहले अपनी जो है हम डिस्कशन देते हैं। अब आपको नाम से क्या पता चल रहा है, पोली मीन्स मैनी, ज़्यादा, जीन्स क्या, जीन्स, इनहेरिटेंस किस चीज़ हुई, किसी चीज़ का आना, किसी चीज़ का पास होना, किसी फीचर का आना। तो वो फीचर्स, वो कैरेक्टर्स, वो चीज़ें क्या हैं जो
मुख्तलिफ जीन से कंट्रोल होती हैं। जैसे हमने देखा कि अगर जो है सीड कलर था तो उसके लिए जीन कौन सी थी, कैपिटल आर और स्मॉल आर, एक ही जीन थी, एक ही लोकस पे थी, या तो रिसेसिव होगी या डोमिनेंट होगी। अगर हम जो है सीड शेप को सीड शेप की ये बात थी, अगर सीड कलर को देखें उसके लिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई 2 ही जीन्स थी। लेकिन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ये है कि एक चीज़, एक कैरेक्टर के लिए, यानी सीड की शेप, इंसान की शक्ल, इंसान के कलर के लिए, किसी चीज़ के लिए कोई कौन से फीचर्स हैं, वो कुछ होते हैं जिनकी इनहेरिटेंस पोली जीन्स के थ्रू, ज़्यादा जीन्स के थ्रू होती है। और वो सारी जीन्स एक दूसरे में से कौन सी ज़्यादा दिखेगी, कौन सी कम दिखेगी, उनका कॉम्बिनेशन शो होगा, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इज ऑल्सो नोन एज क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को हम क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, ठीक है। क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस इज योर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. It refers to single inherited phenotypic trait that is controlled by 2 or more different genes. ठीक है, ये क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक सिंगली इनहेरिटेड फिनोटिपिक ट्रेट। फिनोटाइप मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि फिनोटाइप पिछले से पिछले में क्या, कोई फिजिकल कैरेक्टर, फिजिकल एट्रीब्यूट, और जीनोटाइप जो उसकी जीन जो उसको कोड कर रही होती है। फिनोटाइप क्या है, सीड का कलर, एक फिनोटाइप है कि उसका कलर ग्रीन होगा, येलो होगा। ह्यूमन की स्किन कलर, इट इज़ व्हाट, ह्यूमन स्किन कलर, एक फिनोटाइप है। ह्यूमन हाइट, कैट का फर, कितना फर होगा, ज़्यादा थिक होगी, कम फर होगा। जैसे पर्शियन कैट्स होती हैं वो बहुत बल्की होती हैं, उनके अंदर ज़्यादा फर होता है। या फिर किस कलर टाइप का, सॉफ्ट फर होगा, हार्ड फर होगा। तो ये फिजिकल एट्रीब्यूट्स हैं, ये फिनोटाइप्स हैं, ठीक है। तो ये जो फिनोटाइप्स हैं इनको कंट्रोल करते हैं 2 या 2 से ज़्यादा जीन्स। जब किसी फिनोटाइप को 2 या 2 से ज़्यादा जीन्स कंट्रोल करें तो हम उसे कहते हैं polygenic inheritance. The traits that are determined by polygenic inheritance are not simply an effect of dominance or recessive trait. कहते हैं कि वो traits जो कि पोलीजेनिक इनहेरिटेंस से डिटरमाइन होते हैं, जैसे कि इसकी एक क्लासिक एग्जांपल है जो वीट होती है, गंदम, वीट लिख दी है मैंने। वीट का जो कलर होता है, वीट का सीड कलर, या जो वीट का जो नहीं, गंदम का जो दाना होता है उसका कलर, इट कैन वेरी फ्रॉम डार्क रेड टू येलो, वो हम आगे एग्जांपल में देखते हैं। तो ठीक है, अब ये कहते हैं कि कोई ऐसा फीचर जो कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, यानी जिसकी पोली जीन्स हो, बहुत सारी जीन्स है, जो फीचर, जो फिनोटाइप, जो फिजिकल एट्रीब्यूट कंट्रोल हो रहा हो, उसमें डोमिनेंस और रिसेसिव वाला फिनोमेना एग्जिबिट हो, डू नॉट सिंपली एन इफेक्ट ऑफ डोमिनेंस और रिसेसिव ट्रेट एंड डू नॉट एग्जिबिट कंप्लीट डोमिनेंस। यानी कि उसमें डोमिनेंट और रिसेसिव वाली बात नहीं होती। अगर कैपिटल आर हो, कैपिटल आर मतलब ये वाली जीन होगी तो जो है वो राउंड शेप होगी। अगर जो है स्मॉल वाली यानी कि यूं वाला फिनोटाइप होगा तो रिंकल शेप होगी। नहीं, उसमें ये नहीं होता कि एक चीज़ कंप्लीट डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है। इसमें सब कुछ जीन्स जो हैं वो एक साथ एग्जिबिट होती हैं, ठीक है। इनफैक्ट पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एग्जिबिट्स इनकम्प्लीट डोमिनेंस, सो द फिनोटाइप डिस्प्लेड इन द ऑफस्प्रिंग इज अ मिक्सचर ऑफ फिनोटाइप्स डिस्प्लेड बाय द पेरेंट्स। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या होती है, कंप्लीट डोमिनेंस नहीं होती, यानी कि जो डोमिनेंट ट्रेट है, डोमिनेंट जीन है, वो कम्प्लीटली डोमिनेंट नहीं होता, जबकि इसमें क्या होती है, पार्शियल डोमिनेंस होती है या इनकम्प्लीट डोमिनेंस होती है। यानी कि जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब जो उस बहुत सारी जीन्स जो उस ट्रेट को कंट्रोल कर रही होती हैं, वो जीन्स क्या करेंगी, उस फैक्टर को कंट्रोल करेंगी। और किस तरह से करेंगी कि इनकम्प्लीटली, यानी कि थोड़ी सी एक दिखेगी, थोड़ी सी दूसरी दिखेगी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। थोड़ी सी एक जीन डोमिनेंट होगी, थोड़ी सी एक, तो अपना असर वो दोनों या 2 से ज़्यादा जितनी जीन्स हैं वो दिखाएंगी, ठीक है। ईच ऑफ दी, यही बात आपकी किताब में आगे लिखी हुई है, ईच ऑफ द जीन्स दैट कंट्रीब्यूट अ पॉलीजेनिक ट्रेट हैज़ एन इक्वल इन्फ्लुएंस एंड ईच ऑफ द एलील्स हैव एन एडिटिव इफेक्ट ऑन द फिनोटिपिक आउटकम। कहते हैं कि जो जितने भी जीन्स होंगे, एलील्स होंगे उसके, यानी 1 2 3 जीन्स अगर उसे कंट्रोल कर रही हैं तो वो तीनों अपने आप को इक्वली दिखाएंगी। अगर 20% ये जीन दिखा रही है, 20% ये, तो ये भी 20% ही अपना आप दिखाएगी। और जो फिनोटाइप होगी, जो उसका आउटकम होगा, जैसे अगर ह्यूमन स्किन कलर है तो उसका आउटकम इन 3 जीन से अगर कंट्रोल हो रहे, 3 मल्टीपल जीन से, पोली जीन से, तो उसका आउटकम इन तीनों जीन्स का एक एडिटिव इफेक्ट होगा। यानी कि अगर मैं येलो, ग्रीन और ब्लू कलर को 20% मिक्स करूँ तो जो कलर आएगा वो सामने होगा। अब ह्यूमन में तो येलो ब्लू कलर्स नहीं होते ना, हमारे पिगमेंट्स कौन से हैं, डिपेंड करता है कि पिगमेंट का लेवल कितना है, उस पर वाइट स्किन, डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन और इस तरह के स्किन शेड्स होते हैं इंसानों के, ठीक। The polygenic inheritance should not be confused with the effects caused by multiple alleles. कहते हैं कि polygenic inheritance को आपने multiple alleles से कंफ्यूज नहीं करना। multiple alleles में क्या होता है कि एक ही जीन के
डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं, लेकिन पॉलीजीनिक में जीन्स ही टोटल अलग अलग हैं और वो जीन्स एक साथ एग्जिबिट होती है। मल्टीपल एलील्स में एलील्स एक साथ एग्जिबिट हो रहे होते हैं, लेकिन जीन एक ही होती है, एक ही लोकस पे होती है। लोकस वो जगह जहाँ पे जीन प्रेजेंट होती है क्रोमोसोम के ऊपर। अब इन्होंने इसकी एग्जांपल दी है, व्हीट ग्रेन के थ्रू इसको एक्सप्लेन किया है। निल्सन हैड परफॉर्म मैनी, निल्सन हैड एक साइंटिस्ट था, उसने बहुत सारे क्रॉसेस किए वीट के सीड्स के दरमियान, वीट की डिफरेंट वैरायटीज़ के दरमियान, गंदम जिसे हम कहते हैं, और उन फीचर्स से उसे क्या मिला कि अब ये किस चीज़, ये कौन सी एग्जांपल पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में हम क्या देख रहे हैं, व्हीट ग्रेन को, व्हीट ग्रेन यानी कि गंदम के दाने के कलर को एज एन एग्जाम्पल देख रहे हैं, क्योंकि वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के थ्रू इन्फ्लुएंस होता है। किस तरह से, अब निल्सन एहल साइंटिस्ट का नाम था, ठीक है, निल्सन या एले कह लें, क्योंकि इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किस तरह से प्रोनाउंस कर रहे हैं, असल बात ये कि आपको चीज़ आती कितनी है। अच्छा, तो उसने क्या किया कि बहुत सारी सीड या वीट के जो गंदम थे उसके दानों की वैरायटीज़ ली और उनके क्रॉसेस किए, जिस तरह मेंडल्स ने पीस के ऊपर वर्क किया था। फिर उसने क्या नोटवर्दी फीचर्स देखे, जो हमें उसमें इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि रेड पिगमेंट की इंटेंसिटी, यानी कि जो लाल रंगत थी गंदम के दाने की, उसकी इंटेंसिटी किस तरह थी, F1 में किस तरह थी, और F2 जो यानी कि फर्स्ट फीलियर पहली जनरेशन थी और जो दूसरी जनरेशन थी उसमें हाईली चेंजेस आए थे, डिफरेंसेस थे, ठीक है। अच्छा, देयर वर मेनी ग्रेडेशंस फ्रॉम द डीप रेड वन ऑफ पेरेंट टू प्योर वाइट ऑफ द अदर पेरेंट, सो दैट प्लांट कुड बी डिवाइडेड इनटू 7 डिफरेंट कलर क्लासेस इन द रेशियो ऑफ 1:6:15। अच्छा, he could distinguish 6 phenotypic classes with varying intensity of red as follows, ठीक है। और पूरे 64 प्लांट्स थे उसके जो टोटल थे, उनमें से सिर्फ एक कम्प्लीटली वाइट था एंड अदर वन ऑफ 64 हैड रेड ग्रेन्स आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स इन द फर्स्ट क्रॉस। अच्छा, अभी हम इसको देख लेते हैं, हमें खुद समझ आ जाएगा क्या बात हो रही है। अच्छा, इसने क्या किया था कि इसने वीट ग्रेन्स लिए थे और बाप यानी कि जो दो थे पेरेंट्स जो ग्रेन्स थे, एक प्योर वाइट और एक प्योर रेड, ठीक है। प्योर वाइट से मेरा क्या मतलब है कि अगर सीड कलर की जो जीन्स है वो हैं पोली जीन्स ए बी सी, ठीक है, तो वो ए बी सी यानी कि सारे डोमिनेंट थे उसमें, और एक प्योर वाइट B B C C इस तरह का उसने लिया था, ठीक है। अब इसके जब हम एलील्स बनाएंगे तो इसके वो बनाएंगे गमीट्स में, अगर यहाँ से A, ठीक है, यहाँ से आएगा A, यहाँ से B, यहाँ से B, यहाँ से कैपिटल C, यहाँ से स्मॉल c, तो ये बच्चे का कलर जो है ये A, इसकी वजह से ये कौन सा कलर डिनोट कर रहा था, प्योर डार्क रेड, ठीक है, ये वाला जीनोटाइप, और ये वाइट को रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है, डार्क रेड और वाइट। अब ये कोई दरमियान का कलर आया, ये कौन सी जनरेशन थी, F1 जनरेशन, ऑफस्प्रिंग, फर्स्ट फीलियर जनरेशन, ठीक है। फिर उसके बाद जब इसने इनके क्रॉसेस कराए, पहले इसने ये रेड कर्नल का मतलब होता है KERNEL, कर्नल जो है ना किसी दाने, किसी बीज, किसी ग्रेन को कहते हैं। एक होता है कॉलोनेल, वो जो फौज में जो कर्नल होते हैं उसको कहते हैं, ठीक है, इनको कंफ्यूज नहीं किया करें। अच्छा, it is also appeared that all alleles contributed equally in the production or absence of red pigment। अच्छा, मैंने आपको ये वाली बात बता दी कि सबसे पहले उन्होंने क्या किया, रेड प्योर इंडिविजुअल के साथ वाइट प्योर इंडिविजुअल को जब मेट कराया तो ये कलर जो था ये कोई इंटरमीडिएट कलर था, ना रेड था ना वाइट था, बट समवेयर इन बिटवीन था, ठीक है। फिर अब इनके इस F1 की जो ऑफस्प्रिंग आई है, इनकी जो जितने भी थे, अगर 10 थे, 10 के जो ऑफस्प्रिंग्स आई हैं, इनकी जो फर्दर क्रॉसिंग्स होगी, यानी कि अब हम कराएंगे फर्स्ट फीलियर जनरेशन का क्रॉस दिस। अब इसकी जो जनरेशन होगी F2 जनरेशन, सेकेंड फीलियर जनरेशन, उसका क्रॉस बहुत बड़ा है, वो मैं बुक में नहीं बना रही, तरीका मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि आप लोग क्या करेंगे। 3 जीन्स है ना, तो एक तरफ इसके क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं, यहाँ से A B C, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, ठीक है ना, 3 कलर्स उसको वो डिनोट करें। तो जब आप इसका सिंगल बनाएंगे कि एक वो हैप्लॉइड सा बनाएंगे, तो वो यहाँ से ABC आएगा, वहाँ से कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, फिर उसके बाद कैपिटल A, कैपिटल B, स्मॉल c, फिर कैपिटल A, कैपिटल B, स्मॉल c, ये सारे आप इसके गमीट्स बना के उनका एक बड़ा सा पीरियड स्क्वायर है, किताब में बना हुआ है, तो इस पर बहुत टाइम लग जाएगा, उसको हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। बात ये कि आपको सिर्फ समझ आए कि जो इसका रिजल्ट आएगा, इस क्रॉस का रिजल्ट जो आएगा, F2 जनरेशन होगी, उसमें क्या था, सारे ट्रिपल हेट्रोजाइगोट्स थे, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है, अब इसके जितने भी गमीट्स बनेंगे वो सारे हेट्रोजाइगस होंगे,
क्योंकि ये किसका औलाद थी, ये प्योर ब्रीड थे, सारे होमोजाइगस थे, इनकी जो F1 जनरेशन थी हेट्रोजाइगस। अब इसके जो बाकी फर्दर F2 जनरेशन होगी वो भी हेट्रोजाइगस होगी, और उसमें फिर क्या होगा 3:1 वाला रेशो फॉलो होगा, ठीक है। कि क्या होता था, एक जो है 3, जो डोमिनेंट चीज़ है वो 3 होती थी, और जो रिसेसिव है वो 1 होती थी। अच्छा, द F1 offspring all triple heterozygotes are then crossed to produce a range of color variants in the F2 generation of offspring। अब ये क्या है, ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। जब मेंडल की इनहेरिटेंस की हम बात कर रहे थे तो उसमें सिर्फ एक एक जीन की हम डिस्कशन करते थे, एक एक एलील होता था। अब जब ये इनकी इतनी पोलीजीन, एक सिर्फ वीट के ग्रेन के कलर को इतनी सी ज़्यादा जीन्स कंट्रोल कर रही होती हैं, तो इसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा वैरायटी आएगी। जो हमारे पास सीड्स होंगी उनके कलर में बहुत ज़्यादा वैरायटी होगी। जब बहुत ज़्यादा वैरायटी किस तरह से, कि हो सकता है लाइट रेड आ जाए, डार्क रेड आ जाए, ब्राउन कलर आ जाए, इस तरह से कितनी उसके पास टाइप्स आई थी, 6 फिनोटाइप्स, उसके बाद 7 फिनोटाइप्स रिकग्नाइजेबल थी, ठीक है। अच्छा, एक वाइड वैरायटी आई थी कि जिनको उसने कैटेगराइज किया था कि ये डार्क रेड की कैटेगरी में आ रहा है, ये लाइट रेड में। आप इस टेबल में देखें कितनी डिफरेंट ये सीड्स जो बने हुए कितने डिफरेंट कलर्स के थे F2 ऑफस्प्रिंग के अंदर। तो इस बात ने किस बात को प्रेजेंट किया, किस बात को प्रूव किया, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को। इस एक एग्जांपल हमने देखी, दैट इज व्हीट ग्रेन का कलर। अब दूसरा है इनहेरिटेंस ऑफ ह्यूमन स्किन कलर। इंसान की जो स्किन का कलर होता है, ह्यूमन स्किन कलर, ठीक है। ह्यूमन स्किन की जो इनहेरिटेंस है वो भी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के थ्रू ही होती है। बहुत सारी जीन्स जो है वो इंसान की जो स्किन कलर है उसको वो इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं, ठीक है। अब इसमें अगर हम, आपकी बुक में ये एग्जांपल बिल्कुल जो व्हीट ग्रेन वाले पैटर्न पे है एक्सप्लेन की हुई है किताब में, एक दफ़ा उसको आप रीड करने समझ आ जाएगी आपको। Then they say कि it is important to remember that in polygenic inheritance alleles do not display dominance over other, rather each contributing allele gives an additive effect। ये मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये नहीं होता कि वो polygenic में जो है वो एक जीन जो है वो हावी हो जाए दूसरे जीन पे, नो, दोनों जीन्स थोड़ी थोड़ी दिखती हैं, दोनों हाफ थोड़ी थोड़ी डोमिनेंट होती है। कितनी, अगर जो सारी जीन्स इक्वली अपना कैरेक्टर शो करती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, को डोमिनेंस। को का मतलब साथ, डोमिनेंस सबका साथ दिखना, सबका साथ डोमिनेंट होना, शो होना, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास है स्किन कलर का बिल्कुल इसी तरह का एक क्रॉस है, जैसे जो है अगर इंसानों का उन्होंने लिया प्योर ब्रीड, लाइट और प्योर ब्रीड, प्योर जो है डार्क कलर और लाइट कलर, उसका क्रॉस किया फर्स्ट जनरेशन। और उसके बाद उन्होंने देखा जब इन हेट्रोजाइगस वालों के क्रॉसेस हुए तो उनमें किस तरह कोई जो है बहुत गोरे से लोगों की स्किन कलर जैसा दिखा, कुछ डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन, ब्लैक जैसा कलर। तो ये हमारे पास वेरियस शेड्स आए। तो ये बिल्कुल व्हीट ग्रेन वाली जो हमने अभी एग्जांपल डिस्कस की है इसी की लाइंस पे चलता हुआ एक एग्जांपल है। आपको मैंने व्हीट ग्रेन वाली इसीलिए डिटेल में दिखा दी तो आपको ये बिल्कुल उस जैसी समझ आ जाएगी। आपने साथ में उस यूनिट स्क्वायर को भी देख लेंगे, ठीक है। और पैटर्न बिल्कुल यही है, प्योर ब्रीड ऑफ लाइट एंड डार्क, उनका क्रॉस, उसके बाद F1 जनरेशन, फिर F1 जनरेशन का जब क्रॉस होगा तो आपको बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ ऑफ कलर्स मिलेंगी, क्योंकि ये क्या थी, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस थी, ठीक है। अच्छा, अब अगला टॉपिक है आपके पास एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस, जब मैंने आप लोगों को लफ्ज़ बताया था एपीथीलियम, तो मैंने क्या बताया था कि एपीथीलियम तो लेयर है, सो मैंने काम फिलहाल नहीं, एपी मीन्स अप, ऊपर, ठीक है। तो अप इज एपी। और फिर जब मैंने आपको लफ्ज़ होम्योस्टेसिस बताया था तो मैंने क्या बताया था, होम्योस्टेसिस के, होम्यो मीन्स सेम, इससे हमारा काम नहीं है, ठीक है। स्टेसिस मीन ठहरा हुआ, रुका हुआ, एक इक्विलिब्रियम में बिल्कुल एक जैसा। तो एपिस्टेसिस, अब इसका क्या मतलब है, एपिस्टेसिस स्टैंड होना, किसी जगह पे स्टैटिक होना, खड़े हुए, कुछ जैसे नहीं खड़ा हुआ पानी होता है तो हम उसे कहते हैं स्टैटिक वाटर बॉडी। तो एपिस्टेसिस इज अ वर्ड कंपोज्ड ऑफ ग्रीक रूट्स दैट मीन्स स्टैंडिंग अपॉन। एपी मीन्स अपॉन, ऊपर, और स्टैटिस मतलब खड़े रहना, ठीक है। तो स्टैंडिंग अपॉन इसका मतलब है, इस लफ्ज़ का जो लफ्ज़ी मतलब है ग्रीक वर्ड से निकला है। अच्छा, अब क्या है, तो एपिस्टेसिस इज अ फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन नॉन एलिलिक जीन्स इन विच वन कॉम्बिनेशन ऑफ सच जीन्स हैज़ अ डोमिनेंट इफेक्ट ओवर अदर कॉम्बिनेशंस। एपिस्टेसिस में क्या होता है, नॉन एलिलिक जीन्स, वो जीन्स जिनको, जैसे ये तो सारी उसकी स्किन कलर की जीन्स थी, या फिर यहाँ पे जो है सारी वो व्हीट ग्रेन के कलर की जीन्स थी, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या होता है कि एपिस्टेसिस में ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या था कि सारी जीन्स जो हैं वो थी तो एक ही फिजिकल कैरेक्टर की ना, चाहे अलग अलग जगह पे थी। मगर एपिस्टेसिस में क्या होता है
किसी और कैरेक्टर की, किसी और फिजिकल फीचर की जीन और किसी और जगह पे, वो किसी और क्रोमोसोम पे, किसी और एलील पे वो जीन किसी और जीन को इन्फ्लुएंस करे, ठीक है, उसको वो आल्टर करे। अच्छा, द एपिस्टेसिस इज अ फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन नॉन एलीलिक जीन्स इन विच वन कॉम्बिनेशन ऑफ सच जीन हैज अ डोमिनेंट इफेक्ट ओवर अदर कॉम्बिनेशंस। ठीक, a gene is said to be epistatic when its presence suppresses the expression of a gene which is present on another locus of same or other chromosome। हम क्या कहते हैं कि ये जीन एपिस्टैटिक जीन है, ठीक है, एक जीन एपिस्टैटिक है, ये हावी है, ये डोमिनेंस नहीं है, ये डोमिनेंस से अलग बात है कि एक कैरेक्टर है वो किसी और चीज़ के लिए जीन है, ये किसी और चीज़ के लिए जीन है, मगर वो उस जीन का होना दूसरी जीन को कंट्रोल कर रहा है। एग्जाम्पल देखेंगे तो और क्लियर होगा, ठीक है। तो एपिस्टैटिक जीन कौन सी, जो कि जिस एपिस्टैटिक जीन, जिस जीन के मौजूद होने की वजह से कोई और जीन सप्रेस हो जाए। ये जीन अपने आप को शो नहीं करे, डोमिनेंस में तो वो जैसे राउंड का कैपिटल आर वाली जीन थी वो शो हो जाती थी, अपने आप को एक्सप्रेस करती थी। इसमें सिर्फ ये कि अगर ये जीन होगी तो इस जीन के होने की वजह से कोई और जीन सप्रेस होगी, ठीक है, तो ये उसके ऊपर खड़ी हो जाएगी, उसको छुपाएगी, बंद करेगी, रिसेस करेगी। और वो जीन जो कि सप्रेस होगी, जो रिसेसिव हो जाएगी, उस जीन को हम क्या कहेंगे, हाइपोस्टैटिक जीन, ठीक है, दबी हुई जीन, इसके असर में रुकी हुई जीन, छुपी हुई जीन। एपिस्टेसिस इज अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ डोमिनेंस बिकॉज डोमिनेंस इज द फिनोमेना इन विच द एलील्स ऑफ द सेम लोकस इंटरैक्ट विद ईच अदर टू प्रोड्यूस अ फिनोटाइप। कहते हैं एपिस्टेसिस, मैंने आपको बता दिया, डोमिनेंस नहीं है ये, ठीक है, डोमिनेंस ये अलग चीज़ है। क्यों? क्योंकि एपिस्टेसिस में क्या होता है, एपिस्टेसिस डोमिनेंस में आपके पास ये होता है कि सेम लोकस, सेम जगह के ऊपर अलील्स होते हैं और वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं और फिर एक फिनोटाइप बनता है। जबकि एपिस्टेसिस में क्या होता है, अलील्स डिफरेंट लोका, लोकस क्या जगह जहाँ पे मैंने बताया कोई जीन प्रेजेंट हो, डिफरेंट लोकस के अलील्स एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, ठीक। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंस एंड रिसेसिव एपिस्टेसिस, ठीक है। एपिस्टेसिस मतलब किसी, अच्छा, रिसेसिव एपिस्टेसिस भी हो सकता है और आई थिंक डोमिनेंट एपिस्टेसिस भी होगा कि किसी एक जीन के होने की वजह से दूसरी जीन ज़्यादा दिखे, लेकिन उसको फिलहाल वो नहीं है। आप ये देखें, एपिस्टेसिस जो आपकी किताब में है वो ये है कि कोई एक ऐसी जीन मौजूद होती है जिसकी वजह से कोई और जीन का छुप जाना, रिसेस हो जाना, किसी और जगह पे जो प्रेजेंट होती है, किसी और एलील पे मौजूदा जीन का, इसे हम कहेंगे एपिस्टेसिस। अच्छा, अब एपिस्टेसिस इज द टाइप ऑफ जीन इंटरेक्शन विच इन्वॉल्व्स टू नॉन एलीलिक पेयर्स ऑफ जीन्स। एपिस्टेसिस में क्या होता है, जो पेयर्स ऑफ जीन्स है वो नॉन एलीलिक है, सेम लोकस उनका नहीं है। जबकि डोमिनेंस में क्या होता है, सिर्फ एक पेयर ऑफ जीन चाहिए होते हैं और देयरफॉर देयर इज नो इंटरेक्शन, उनके दरमियान में कोई इंटरेक्शन नहीं होता। मैं जैसे एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा, ये दो क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। अब डोमिनेंस क्या होगी कि ये एक लोकस है, ये एक हिस्सा है जहाँ पे एक जीन होती है, यहाँ पे ही आर जीन भी है और स्मॉल आर जीन भी है, एक ही लोकस के ऊपर दो अलील्स हैं, तो कौन सा एक्सप्रेस हो जाए वो डिपेंड करेगा, ठीक है। जबकि डोमिनेंस क्या, ये डोमिनेंस थी, जबकि एपिस्टेसिस क्या है कि ये एक जीन, एक लोकस, एक, ये क्रोमोसोम नंबर 9 पे है एक जीन, ठीक है, इस जीन का नाम है एक्स। ये एक जीन है जो वाई है, उसका नाम वाई है और ये क्रोमोसोम नंबर 10 पे है। एक्स जीन का होना वाई जीन को स्टॉप कर देगा, तो दिस इज एपिस्टेसिस, ठीक है। समझ आया डोमिनेंस और एपिस्टेसिस में क्या डिफरेंस है। वन पेयर ऑफ जीन मास्क द इफेक्ट ऑफ अनदर पेयर ऑफ जीन्स। एपिस्टेसिस में क्या किया, यहाँ पे जो एक्स जीन्स प्रेजेंट थी इसने वाई जीन को स्टॉप कर दिया, मतलब एक फर्जी नाम बता रहे हो, जीन के नाम तो ऑब्वियसली कुछ और होगा, ठीक है। जबकि इसमें एक जीन ने, पूरी एक जीन ने, दो अलील्स थे, एक्स दो, इधर पूरे इनके अलील्स थे, इसके भी दो अलील्स थे, इन जीन ने इसको रोक दिया, इन दो अलील्स को। जबकि इसमें क्या होता है डोमिनेंस में कि एक या तो कैपिटल आर वाला स्मॉल आर को सप्रेस कर देगा, ठीक है, तो इसके ऊपर डोमिनेंट होना, हावी होना एक ही जगह पे दो अलील्स का आपस में, इसमें दो अलील्स का, इसमें दो जीन्स का एक दूसरे पे हावी होना है, ठीक है। Expression of both the dominant and recessive alleles may be suppressed by the epistatic gene। अगर एपिस्टैटिक जीन है, जैसे ये हावी होने वाली जीन है, तो ये यहाँ पे जो डोमिनेंट जीन होगी, ठीक है, जो कैपिटल एक्स उसको भी रोक देगी, स्मॉल को भी रोक देगी, ये इन दोनों पे हावी हो जाएगी, ठीक है। जबकि इसमें कौन सी, सिर्फ डोमिनेंट वाली जीन हावी होती है, ठीक है, और डोमिनेंट वाली दिख जाती है। इसमें हो सकता है ना डोमिनेंट दिख पाए, ना जो रिसेसिव फॉर्म है ना वो दिख पाए, क्योंकि एपिस्टैटिक जीन उस जीन की एक्सप्रेशन को ही रोकने वाली जीन है। जबकि डोमिनेंस में क्या होता है कि एक जो रिसेसिव वाली है वो अलील नहीं दिखेगी, जो डोमिनेंट वाली अलील होती है वो दिख जाती है। तो ये आपकी एपिस्टेसिस की डिस्कशन हो गई। अच्छा,
इसके बाद यू हैव गॉट सम एग्जांपल्स जिसमें जो है लैब्राडोर रिट्रीवर्स बहुत फेमस डॉग्स होते हैं जिन्हें जो है हंटिंग के लिए भी और स्मेलिंग वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है, बहुत फेमस ब्रीड है। तो उसके जो कोट का कलर है, यानी कि उसका जो कवर, उसका जो फर टाइप, उसकी जो स्किन जिसे आप कह रहे हैं, उसका कलर की एग्जांपल जो है वो एपिस्टेसिस के थ्रू उन्होंने एक्सप्लेन की है, ठीक है। एक ये कोट कलर ऑफ लैब्राडोर रिट्रीवर क्या है, डॉग की एक टाइप है, ठीक है। लैब्राडोर रिट्रीवर का कोट कलर, और दूसरी एग्जांपल इसमें आपके पास क्या है, फ्लावर कलर, कि कितना पिगमेंट होगा, फ्लावर कलर ऑफ स्वीट पी, ठीक है, फ्लावर कलर ऑफ स्वीट पी। तो ये आपके पास दो एपिस्टेसिस की एग्जांपल्स है। इनकी डिस्कशन जो है आपकी किताब में काफ़ी डिटेल में की हुई है, आप उसको एक दफ़ा जो है गो थ्रू कर लें तो आपको समझ आ जाएगा कि लैब्राडोर रिट्रीवर का कोट कलर किस तरह से, उसमें क्या है, एपिस्टेसिस में क्या होता है कि एक किसी जीन की होने की वजह से कोई और कलर सप्रेस हो जाएगा, इसलिए लैब्राडोर्स में 3 कलर्स होते हैं, ब्लैक, येलो और चॉकलेटी कलर, ठीक है। अब अगर इन लैब्राडोर्स बी और कैपिटल ई जीन जो है वो ब्लैक, येलो और चॉकलेट कलर के लिए रिप्रेजेंट होती हैं। लैब्राडोर फॉर एग्जांपल बी जो होगा, कौन सी जीन्स होती हैं लैब्राडोर में, बी और ई जीन्स होती हैं, ठीक है, ब्लैक और येलो कलर्स के लिए, ठीक है। और अगर बी फिनोटाइप होगा तो लैब्राडोर क्या होगा, ब्लैक होगा, अगर कैपिटल बी स्मॉल बी होगा तो भी ब्लैक होगा, ठीक है। अगर जो है बट इट कैरीज अ चॉकलेट जीन विच कैन पास ऑन इट्स टू ऑफस्प्रिंग, अगर बी होगा तो कलर क्या होगा, चॉकलेट होगा, ठीक है, चॉकलेट ब्राउन, ठीक है। येलो कलर किस तरह से होगा, इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिसेसिव एपिस्टेटिक जीन, अगर जीन ई होगी तो कलर येलो होगा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि बट एवरी लैब्राडोर रिसीवर हैज बोथ सेट ऑफ जीन्स व्हिच कैन कम इन एनी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल एंड लोअर केस लेटर्स, दैट इज डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील्स, रिगार्डलेस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ बी जीन्स, जो कलर देने वाली जीन्स हैं उनके कलर के रिगार्डलेस, उनके प्रेजेंस के रिगार्डलेस, ठीक है, उनकी जो सी भी जीन्स का कॉम्बिनेशन हो, डोमिनेंट रिसेसिव हो, होमोजाइगस डोमिनेंट हो, होमोजाइगस रिसेसिव हो, उसके रिगार्डलेस एनी टाइम द ई जीनोटाइप इज प्रेजेंट, जब भी ये जीन अगर प्रेजेंट होगी तो क्या होगा, बी की कलरेशन मास्क हो जाएगी, यानी ना वो ब्लैक होगा ना वो बी जीन कौन सा कलर देती है, ब्लैक कलर देती है, ठीक है, और अगर रिसेसिव फॉर्म में हो तो चॉकलेट कलर देगी, ठीक है। लेकिन अगर उसके अंदर ई जीन प्रेजेंट है तो बी पूरी की पूरी जीन, इसके दोनों एलील, इसका चॉकलेट कलर भी इसका ब्लैक कलर भी क्या हो जाएगा, इसके ऊपर ये हावी हो जाएगी, एपिस्टेसिस हो जाएगा, और ये कलर नहीं, एक नया कलर येलो कलर होगा, ठीक है। ये डिफरेंट है, आप पिछले टॉपिक को ज़रा पढ़ें, उससे रिलेट करें, ये बिल्कुल अलग बात है कि इसमें ये पूरी एक जीन इस जीन के ऊपर हावी हो गई। उसमें क्या होता था कि डोमिनेंस तो ये है कि कैपिटल बी जो है ब्लैक वाली जीन चॉकलेट के ऊपर हावी है, ये डोमिनेंस है। एपिस्टेसिस क्या है कि पूरी बी जीन, चाहे वो उसकी डोमिनेंट हो चाहे रिसेसिव फॉर्म हो, उसके ऊपर ई जीन हावी है, ठीक है, जो कि क्या है, एपिस्टेटिक जीन होगी, जो हावी होने वाली जीन होगी। अच्छा, the black Labrador is dominant, therefore having the most possibilities. Both yellow and chocolate Labradors are receivers, but because a yellow Labrador's EE gene masks both the black and chocolate coloration, so yellow Labradors are more common than chocolate Labradors. कहते हैं कि क्योंकि बी डोमिनेंट है तो ज़्यादा, तो हमें पता है कि इनमें से तो आप देखें ना, अगर ये 4 कॉम्बिनेशंस हैं तो हमें ये क्या, 2, हर 4 में से 2 तो ब्लैक होंगे, ठीक है। लेकिन हम ये देखते हैं कि फिर अगर हर 4 में से 2 ब्लैक है तो एक येलो और एक चॉकलेट होना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं नहीं, क्योंकि बी इसके लिए, इस कॉम्बिनेशन के लिए आपको होमोजाइगस होना पड़ेगा, जबकि अगर येलो वाला कॉम्बिनेशन के लिए क्या है, सिर्फ ई जीन प्रेजेंट हो, वो बाकी सबको हाइड कर देगी। तो इस वजह से ब्लैक इसलिए डोमिनेंट ज़्यादा है क्योंकि वो डोमिनेंट जीन के थ्रू एक्सप्रेस होता है। लेकिन जो येलो वाला कलर है उसमें क्या होता है कि अगर वो जीन प्रेजेंट है तो वो ब्लैक वाले को भी मास्क कर देगी। इस वजह से येलो और चॉकलेट को होना तो बराबर चाहिए, मगर येलो कलर के जो लैब्राडोर कोट्स, जिन कुत्तों का कोट जो येलो कलर होता है वो चॉकलेट से थोड़ा सा ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ब्लैक कोट वाले लैब्राडोर्स, फिर येलो वाले, एंड देन चॉकलेट वाले। रीज़न मैंने आपको बता दी। इसी तरह से जो स्वीट पी प्लांट है उसकी भी एक्सप्लेनेशन इसी तरह से हुई है कि उसमें एक जीन होती है जो दूसरे पे हावी हो जाएगी, एक अलील पूरे पे जो दूसरे लोकस पे प्रेजेंट होगा वो एपिस्टेटिक जीन होगी, जिसको वो सप्रेस करेगी वो होगी हाइपोस्टेटिक जीन, ठीक है। अच्छा, और अगर एपिस्टेटिक एलील्स आर रिसेसिव इन बोथ टाइप ऑफ
recessive alleles cause same epistatic effect, so this type of epistasis is called duplicate recessive epistasis. ठीक है, अगर जो जैसे दोनों जीन्स उसकी रिसेसिव होंगी, जो एपिस्टेटिक जीन है जैसे ये है फॉर एग्जांपल, तो इस तरह से दोनों जो उसके अलील से दोनों रिसेसिव हैं उस जीन के जो एपिस्टेसिस कॉज कर रही है, तो हम इसको डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस भी कह सकते हैं, ये आपकी किताब में लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी आज के लेक्चर की डिस्कशन तो ख़त्म हुई। अब नाउ वी हैव टू डिस्कस जीन लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप ये आपको समझ आ जाए। आज हमने क्या डिस्कशन की कि व्हाट इज़ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, फिर उसकी एग्जांपल्स, देन व्हाट इज़ एपिस्टेसिस, फिर उसकी एग्जांपल्स, और उनको फर्दर हमने डिटेल में डिस्कस किया। ये जो है इसकी एग्जांपल्स बुक में एक और भी होंगी, उन्हें जो है आप और अच्छी तरह रीड करेंगे तो ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और एपिस्टेसिस आपको क्लियर हो जाएगा। असल चीज़ जो आपको माइंड में बिल्कुल डिस्टिंक्ट होनी चाहिए वो ये है कि एपिस्टेसिस और डोमिनेंस को कंफ्यूज नहीं करना, ये दो टोटली अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। आई होप आपको समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।